जय हिंद साथियों। मैं अमन आपके अपने चैनल टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, ये साइंस की क्लास है। साइंस का सेकंड चैप्टर जो है उसके बारे में एक पार्ट हमने करवा दिया है और ये दूसरा पार्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये क्लास 10th की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देख लें। ये सेकंड क्लास का सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आप देख सकते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर जो P है ये H है। H जो है हाइड्रोजन धनायन को प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर pH में P है पुसांस पोटेंज, जो एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ शक्ति होता है। पीएच मान क्या क्या प्रदर्शित करता है। पीएच मान उदासीन, अम्लीय और क्षारीय पदार्थों को, विलयनों को प्रदर्शित करता है कि वह विलयन का पीएच मान अगर 7 होगा तो वह विलयन उदासीन विलयन होगा। अगर उसका पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। अगर उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। और नीचे देखते हैं, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है जिसमें 0 से 14 तक नंबरिंग होती हैं और बीच में 7 होता है। जो जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल इधर दिखाया गया है। दुर्बल अम्ल ये दिखाया गया है इधर, और प्रबल अम्ल ये इधर दिखाया गया है। दुर्बल अम्ल में ये एसिटिक एसिड है और H2CO3 है, और ये धनायन मात्रा का दिखाया गया, धनायन की मात्रा है ये। प्रबल अम्ल, इधर प्रबल अम्ल दिखाया गया है। नीचे चलते हैं, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। ये दुर्बल क्षार होता है। NH4OH दुर्बल क्षार है। आपको कल हमने बताया था कि जहाँ पर OH प्रदर्शित हो, OH, तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि वो क्षार है। ये देखिए OH ऋणायन क्षार को प्रदर्शित करता है। NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसा हम आप लोगों को पहले ऊपर बता चुके हैं कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रक्रिया, बीच में ये 7 रहेगा, उदासीन रहेगा। ये उदासीन 7 जो है उदासीन को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे अगर नंबर घटते जाएं, 7 से 6 हो, फिर 5 हो, फिर 4 हो, 3 हो, जैसे जैसे नंबरिंग घटती जाएगी वैसे वैसे उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अगर 7 से 14 की ओर बढ़ रहे हैं नंबर, तो ये समझ जाइएगा कि क्षारीय के रूप में आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि 8 वाला जो होगा वो कम क्षारीय होगा और 9 वाला उससे ज़्यादा क्षारीय होगा। ये चीज़ यहाँ प्रदर्शित की गई है। और देखिए, H धनायन की सांद्रता में वृद्धि।
अगर पीएच मान कम हो रहा है 7 से तो वह अम्लीयता बढ़ रही है और पीएच धन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। अगर उल्टा इसका, अगर 7 से 14 की तरफ नंबरिंग बढ़ती चली जा रही है तो H धन आयन की सांद्रता में कमी आती है, मतलब वो क्षारीय होता जाता है, उसकी अम्लीयता घटती जाती है। ये चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। आप इनकी नोट्स भी बनाते रहें क्योंकि ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये NCERT की नोट्स हैं, NCERT की ये नोट्स हैं जिन्हें आप कॉपी में लिखते रहें, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। सारे क्वेश्चन जो हाई स्कूल में बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। ऑल टोटल इसी से आपका NCERT से ही पूरा आता है। ये NCERT की ये नोट्स हैं। तो आइए चलते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पर। देखिए, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है, इसे आप बहुत समझिए, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास रेंज को परास कहते हैं इंग्लिश में, वो मतलब हिंदी में परास और रेंज इंग्लिश में, के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो जहाँ खाना पचता है तो एक रस निकलता है, जठर रस निकलता है, उसका पीएच मान इसी के बीच में होता है। और देख लीजिए, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आप देखिए, जैसे आपके यहाँ बारिश होती है, अगर आप उसका पीएच मान निकाल सकते हो, आप निकालिए। अगर उसका पीएच मान 4.6 से कम आता है तो समझ जाइए कि ये अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? अब ये सवाल बनता है कि अम्लीय वर्षा होती क्यों है। तो हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ से जो अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके द्वारा अनेक पदार्थ गलते हैं, बनते हैं, इस वजह से वहाँ गैस उत्पन्न होती है। गैस जब ऊपर उत्पन्न होती है तो उस गैस में विभिन्न प्रकार के अम्लीय पदार्थ गैस के रूप में वायुमंडल में मिल जाते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे मिल जाते हैं तो वो बादल के रूप में बन जाते हैं। बादल के रूप में जब बन जाते हैं तो जब वर्षा का समय आता है, जिस मौसम में वर्षा होती है, तो वो बारिश के रूप में क्षेत्रीय इलाके पर बारिश होती है, जिसके द्वारा मतलब वही अम्लीय वर्षा कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, मिट्टी का पीएच मान, हमारे आसपास की चीज़ें देख लीजिए, दैनिक जीवन में जो उपयोग होती हैं, मिट्टी का पीएच मान। इन सब्जेक्ट्स को आप बहुत कठिन मत समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे आसपास वायुमंडल की आप जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी है। ये कोई बाहर की जानकारी नहीं है, आसपास के वायुमंडल की ही जानकारी है। आपके घर, मोहल्ले, पड़ोस, आपके खेत, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र यूज होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ इस साइंस में अध्ययन किया जाता है। तो आप इन्हें रॉकेट साइंस ना समझें, इन्हें बड़ी सरलता से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मिट्टी का पीएच मान। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान मतलब परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अब ये देखिए, आपके यहाँ कोई जैसे खाद डलती है, उसमें भी अम्लीय क्षारीय होते हैं। जिंक पड़ती है आपके खेतों में, वो यूज होती है, तो उसके पीएच मान को कम या घटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप अगर देखिए ऊसर, आगे आप पढ़ेंगे कि ऊसर जो क्षेत्र होता है उसको आप उपजाऊ बनाने के लिए उसमें आप उसकी जुताई कीजिए पहले ऊसर को,
जुतवाइए, पानी लगवाइए उसमें और जिप्सम उसमें मिला दीजिए। अभी आपको हम पढ़ाएंगे नीचे, उसमें जिप्सम मिला दीजिए, धीरे धीरे उसकी उर्वरकता बढ़ेगी। मतलब वो किसी उपज के लिए वो उस मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी। आइए नीचे चलते हैं, आपको ये नीचे बताएंगे हम। ये देखिए, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्लीय उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासाइड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल का अधिक मात्रा को उदासीन करता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो है उदर के अम्लीयता को कम करता है। अब देखिए, जैसे गर्मी है, गर्मी में आपने खाना खाया, आपके अंदर जो है HCl की मात्रा बढ़ गई, तो आपको अपच मतलब खाना पचता नहीं है, जलन होती है सर, मतलब पेट में जलन होती है, दर्द होता है, तो समझ जाइए आपके पेट में अम्लीयता बढ़ गई है। तो इसके लिए आप गर्मियों में ज़्यादा भोजन ना करें। अगर आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो शायद आपका पीएच मान बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके द्वारा आपको जलन होगी पेट में और आपको क्षारक के रूप में एक पदार्थ लेना पड़ेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे आपका पेट नॉर्मल हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब 5.5, ये समझ रहे हैं आप कि ये एसिड को प्रदर्शित कर 5.5, क्योंकि ये 7 से कम है। 7 एक उदासीन है, शुद्ध जल है, और ये 5.5 एक अम्लीय है। अगर इससे भी कम होगा और अम्लीय हो जाएगा तो आपका जो दांत है वो टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, क्षय होगा। आइए आगे देखते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। इसमें यह बताया गया है कि आपका जो इनेमल होता है दांत का, वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और उसका जैसे मुंह का पीएच मान 5.5 है, अगर उससे कम होगा तो उसका क्षय, वो घिसने लगता है, टूटने लगता है, जिससे आपके दांत के लिए बहुत ही हानिकारक है 5.5 से पीएच मान कम होना। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगर आपके मुंह में अम्लीयता बढ़ जाती है तो क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करें, जिससे उदासीन आपका हो जाएगा। मुंह जब उदासीन हो जाएगा, उदासीनता की तरफ बढ़ेगा, तो आपके दांत के लिए बहुत ही सुरक्षित रहेगा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? तो यही बताया गया है। अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो आपको क्या करना है? बेकिंग सोडा को आप उस स्थान पर जहाँ पर काटा है वहाँ पर लगा लीजिए। कि तो जैसे मधुमक्खी आपको काटेगी तो अम्लीयता बढ़ जाती है, इसको आप लगा लेंगे तो ये क्षारीय होता है, तो ये उदासीन कर देगा उसको। अब देखिए, नेटल के डंक वाले बाल मिथाइल अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की
पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये भी यही चीज़ है। देखिए आके नीचे, लवण का पीएच मान। अब देखिए, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, ये दोनों जब क्रिया करते हैं उदासीन लवण मतलब पीएच मान 7 प्राप्त होता है। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब क्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण मतलब कि पीएच मान जो है 7 से कम होगा। और ये प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल जब क्रिया करेंगे तो उत्पाद के रूप में क्षारकीय लवण प्राप्त होगा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसको आप याद कर लीजिए कि 7 जो है वो पीएच मान जो है वो उदासीन है, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये कितने हैं? 5 हैं। 5 में से 1 या 2 ज़रूर आएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। साधारण नमक से रसायन, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए NaOH, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, और ये धोने का सोडा सोडियम ये Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ और 2HO। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पर होगा 2H2O, ये होगा। आइए अब नीचे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। 2NaCl प्लस 2H2O जब मिलेंगे तो उत्पाद के रूप में ये तीनों बनेंगे। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये Cl2 है क्लोरीन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। NaOH के उपयोग देख लेते हैं। ये देखिए NaOH के उपयोग। H2 हाइड्रोजन, ईंधन मार्गरीन, और ये देखिए क्लोरीन जल को स्वच्छ करने में क्लोरीन का भी उपयोग होता है। और पीवीसी पाइप आपने देखा होगा, CFC और HCl इस्पात की सफाई, इस्पात मतलब स्टील को ही इस्पात कहते हैं हिंदी में। इस्पात की सफाई और औषधियाँ जो बनती हैं उनमें भी ये मटेरियल मिला होता है, रासायनिक पदार्थ मिला होता है ये HCl। NaOH धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लोरीन प्लस NaOH विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजक, वस्त्र रंजक के लिए। आप देखिए वस्त्र रंजक के लिए, घरेलू विरंजक के लिए। विरंजक चूर्ण, ये विरंजक चूर्ण क्या है इसके बारे में देखते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने, ये देखिए
OH का होल ट्वाइस। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये रासायनिक समीकरण दिया गया है, जैसे बनता है CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन जब मिलेगा तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, CaOCl2 प्लस जल बनेगा। इसका उपयोग क्या क्या होता है विरंजक चूर्ण का? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए वस्त्र उद्योग में इसका यूज होता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए लकड़ी के फैक्ट्री में भी यूज होता है। और रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, और पीने वाले जल को जंतुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। अब तो थोड़ा कम यूज होता है, ये पहले ज़्यादा यूज होता था। विरंजक चूर्ण कहाँ यूज होता था? ये जैसे कुआं है आपके आस पड़ोस में होगा, तो आपके कुएं में जैसे कोई जीव मर गया, जैसे उसमें ये जीवाणु उत्पन्न हो गए, तो विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता था, जिससे वो रोगाणु मर जाते थे और पानी पीने लायक हो जाता था। अब देखिए बेकिंग सोडा आपने इसको खाया भी है, यूज भी किया होगा। NaCl जब मिलता है, जल मिलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया, NH3 अमोनिया जब मिलते हैं तो ये नौसादर बनता है, और ये बनता है NaHCO3 सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए, यह एक दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं, इसमें आपने जैसे ब्रेड आपका बनता है, बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है फूलने के लिए। जैसे पकौड़ियाँ आपके घर में बनी और खुरमा बने, तो उसमें डाल दिया जाता है बेकिंग सोडा। अब जब वो जलता है, मतलब जो उसमें क्रिया होती है, बना दिया जाता है और तेल में जैसे डाला या भट्टी में डाला, तो क्या होगा? 2NaHCO3, अब इसको डाला गया, गर्म किया गया, तो क्या बनेगा? Na2CO3 जल, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आइए चलते हैं आगे, इसका उपयोग क्या क्या होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का यूज होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संगठक है। और चौथा नंबर है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब देखते हैं धोने का सोडा, धावन सोडा। ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। ये देखिए, Na2CO3 प्लस 10H2O जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स को सुहागा कहते हैं। और थर्ड नंबर, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। चौथा नंबर है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखते हैं। जिप्सम को
373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर ठोस हो जाता है। मतलब ये देखिए यहाँ पर इसकी क्रिया दिखाई गई है। ये है क्या है, ये जिप्सम है और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये और ये, यहाँ पर CaSO2 हाफ H2O है और यहाँ पर 2H2O है, बस इन दोनों में यही अंतर है। और ये हाफ H2O जब मिलेंगे तो ये 2H2O बन जाएगा। ये हाफ नहीं है, ये है 1.5, 1 ये 1.5 है। ये यहीं पर यही चीज़ दिखाई गई है। ये देखिए, इसका उपयोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। और ये देखते हैं क्रिस्टलन का जल। लवण के इस एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसमें देख लीजिए थोड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जैसे आपकी हड्डी टूट गई, किसी की हड्डी टूट गई, को जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और खिलौनी बनाने में भी इसका यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और कि सतह को चिकना करने के लिए भी यूज किया जाता है। POP आपके घर में यूज होती होगी। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये क्या है, क्रिस्टल का जल। क्रिस्टल का जल का उदाहरण देख लेते हैं। CuSO4, 5H2O के क्रिस्टलन के जल के 5 अणु होते हैं। जल देखिए, इसमें 5 अणु यहाँ क्यों दिखा, जल के 5 अणु देखिए 5H2O है। और ये देखिए Na2CO3 10H2O के क्रिस्टलन के जल में 10 अणु होते हैं, ये 10 अणु हैं। और ये 3rd नंबर देखते हैं, CaSO4 2H2O के क्रिस्टलन के जल 2 होते हैं, ये 2 अणु हैं। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर अब समाप्त होता है। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर हमारा अंत होता है इस चैप्टर का। अगर इसकी ये सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर का। इस फर्स्ट पार्ट का वीडियो डल चुका है, आप उसको देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गए, उनको आप पढ़ लीजिए। आगे आने वाले समय में आगे भी और क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।